क्या पढ़ना जी? अल्लाह ने कहे फिजिक्स। अब पिछला परसों सर फोन के रोशन सर फिजिक्स हमको लिए फिर 10 क्लास से फिर छुट्टी हो जाएगा। कहा कि नहीं एकदम स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए। और एक दिक्कत ये है कि इस बैच में शायद रोशन सर का वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा था, तो रोशन सर जो है वह 6 तक आपकी क्लास में अनुपस्थित रहेंगे। तो उसके जगह पर तत्काल फिजिक्स ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लास होगा डेली, लेकिन मुलाकात होगा केवल हमसे। हल्ला मत करिए। और मतलब उनका तबीयत खराब है थोड़ा, तो वो बोले कि तत्काल मैनेज करिए, मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी फिलहाल हम रोकते हैं। तो फिलहाल अब तो मतलब 10 दिन क्लास है दिवाली तक में, तो फिजिक्स ही पढ़ लीजिए तत्काल। और चूंकि फाउंडेशन बैच है, इसलिए हर चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर तैयारी कैसे की जाए इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। सभी सीनियर स्टूडेंट हैं और एक ही तरीका है कि घर पर बैठकर लगातार पढ़िए, जो क्लास में हो रहा है उसको लगातार याद करते रहिए। अब जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ऊपर वाले में क्लास में वीडियो नहीं चल रहा है। देखो दीपेन कुमार क्या हुआ है ऊपर वाली क्लास में। तो आप लोग इस बात से तो पूरी तरह अभ्यस्त है कि आज के जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होते जा रहा है। टफ इस दृष्टिकोण से होते जा रहा है कि कटअप लगातार ऊपर जा रहे हैं। और ये बात भी सच्चाई है कि सबको सरकारी नौकरी हो नहीं सकता है। इस सच्चाई से हम भाग तो नहीं सकते। इसलिए हमें तैयारी इस तरह से करनी चाहिए हमारे हिसाब से कि हर का प्लान बी तैयार रहे। प्लान बी तैयार रहे इसका मतलब यह है कि आप मान लीजिए किसी कारण बस नौकरी में अंतिम प्रयास में चूक गए, तो आपका बेहतर तैयारी है तो किसी और फील्ड में जा सकते। जैसे हम खुद इस फील्ड में आए, पढ़ा रहे हैं। आप भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा तो आगे आप भी पढ़ा सकते हैं, टीचिंग में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन सबका एक ही है कि आप तैयारी अच्छे से करिए। अगर अच्छे से तैयारी नहीं करिएगा तो नौकरी तो नहीं होगा, प्लान बी भी आपका फॉलोअप कर जाएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स हिंदी में तो इसे भौतिकी कहते हैं, आप जानते ही होंगे। तो फिजिक्स जो है, या फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी ये जो बना हुआ शब्द जो आप देख रहे हैं, ये कहां से निकला हुआ है? एक ग्रीक शब्द, और वह ग्रीक शब्द था फूसिस। क्या था? फूसिस, जो आगे चलकर धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें? फिजिक्स में। तो फिजिक्स जो आप शब्द देख रहे हैं, फिजिक्स जो आप शब्द देख रहे हैं, ये ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। और ग्रीक शब्द जो आगे चलकर फिजिक्स के रूप में परिवर्तित हो गया, वो शब्द क्या था? फूसिस।
समय के साथ परिवर्तन होते गया होते गया होते गया, और आज हमारे सामने फिजिक्स के रूप में। तो फिजिक्स शब्द जो आया है ये कहां से आया है? ग्रीक शब्द से निकल कर आया है। और ग्रीक शब्द जो है यह किस ग्रीक शब्द से फिजिक्स बना है? फिजिक्स। और अगर ग्रीक डिक्शनरी में फिजिक्स का अर्थ को हम देखें तो फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, यानी क्या? प्रकृति। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी किया जाता है। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं, उदाहरण के लिए उल्का पिंड पृथ्वी पर क्यों गिरा? उल्का पिंड का पृथ्वी पर गिरना एक प्राकृतिक घटनाएं है। आंधी आई, हवा बह रही है, क्यों बह रही है, इसका क्या कारण है, इसको हम कहां समझेंगे? फिजिक्स में समझेंगे। समुद्र का रंग नीला होता है, यह भी एक प्राकृतिक घटना। क्यों होता है? इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आंधी क्यों आती है, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, द्रव क्यों बहते हैं, ठोस में क्यों नहीं फलों की प्रवृत्ति होती है। इन तमाम तरह की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विस्तार पूर्वक विज्ञान की किस शाखा में होगा? फिजिक्स में होगा। क्लियर हो गया? तो फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? और ग्रीक भाषा के किस शब्द से फिजिक्स बना है? फिजिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फिजिक्स एक ऐसा विषय है या फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह भी एक प्राकृतिक घटनाएं है। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है? इसके लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स पढ़िएगा तो अब आपको पता चलेगा ग्रेविटेशनल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चलेगा। उसी कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ने का कोशिश करेंगे तो किस प्रकार पढ़ेंगे कि हमें सारी जानकारी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्राप्त हो? फिजिक्स में आप तो देख लिए कि प्राकृतिक घटना नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में तो किस प्रकार पढ़ेंगे? तो पढ़ने का या समझने का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है दोस्तों, पढ़ने और समझने का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है तो उसमें पहला चरण होता है प्राकृतिक घटनाओं का, प्राकृतिक घटनाओं का क्या करना? प्रेक्षण करना। प्रेक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना। तो सबसे पहले पढ़ने के दौरान हम उन घटनाओं का क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी क्या करते हैं? प्रेक्षण करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद घटनाओं के कारणों के बारे में अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना। पहले हम घटनाओं का क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। फिर उस घटनाओं के कारणों के बारे में अनुमान लगाते कि यह घटना किन किन कारणों से घटित हो सकती है। तीसरा चरण होता है पढ़ने का कि कारणों का प्रयोगों के द्वारा, प्रयोग यानी प्रैक्टिकल, प्रयोगों के द्वारा क्या करना? जांच करना
कि जिस कारण के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं वो कारण सही है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयोग। बिना प्रयोग कर रहे हैं तो अगर बिना प्रयोग के ही आप कारणों को मान ले तो फिर वो साइंस नहीं है। साइंस प्रयोग पर आधारित है, प्रैक्टिकल पर आधारित है। फिर कारणों का हम प्रयोग के द्वारा क्या करते हैं? जांच। फिर जांच के उपरांत हम किस पर पहुंचते हैं? निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं? निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और जब निष्कर्ष पर पहुंच गए तो यही निष्कर्ष ही आपका क्या हो गया? असली ज्ञान हो गया, जिसको आप विज्ञान भी कह सकते। तो फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है। अगर फिजिक्स में हम प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो इस पढ़ने का क्या तरीका होनी चाहिए, या विज्ञान पढ़ने की, साइंस पढ़ने की क्या तरीका होनी चाहिए? तो सबसे पहला तरीका कि उन घटनाओं का आप क्या कीजिए? ऑब्जर्वेशन कीजिए। फिर घटनाओं के कारणों का क्या लगाइए? फिर उन कारणों का प्रयोग के द्वारा जांच के उपरांत आप निष्कर्ष पर पहुंचिए। वो निष्कर्ष हुआ है, वही आपका नॉलेज है, साइंस का नॉलेज। वो आपको क्या है? निष्कर्ष, जो प्रयोग के द्वारा आप पहुंचे। यही नहीं बल्कि इस निष्कर्ष में भी आगे संशोधन का मार्ग क्या कर देनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। मतलब आपका निष्कर्ष उचित नहीं है तो उसमें संशोधन के लिए उसे आगे छोड़ देनी चाहिए, कि ताकि आगे फिर से कोई ऑब्जर्वेशन करके कोई नया बात, जानकारी प्राप्त हो अगर किसी को, तो फिर वो उसमें क्या कर सके? जोड़ सके। तो एक चरण और भी है कि निष्कर्ष के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त करे हुआ है उसमें सुधार के रास्ते को क्या कर देनी चाहिए? खुला छोड़ देनी चाहिए। तो साइंस कैसे पढ़ा जाता है, या फिजिक्स के अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक जो समझेंगे वो किस प्रकार समझेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत है? लेकिन ये सब हम तब कर पाएंगे दोस्तों, ये सब हम तब कर पाएंगे जब हम किसके बारे में जानेंगे? किसके बारे में? किसके बारे में? मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में। अगर आप मेजरमेंट करना ही नहीं जानते हैं तो क्या लगता है कि आप सही से ऑब्जर्वेशन कर पाइएगा? आप मेजरमेंट करना ही नहीं जानते हैं तो क्या सही में आप प्रयोग, प्रैक्टिकल कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। यानी कि फिजिक्स में अगर हमें प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना है तो हमें किस प्रकार से ये पढ़ना पड़ेगा, इस बात को जान गए आप। लेकिन हम इस तरह तब ही पढ़ पाएंगे जब हम क्या जानते हो? अगर हम मापना ही नहीं जानते हैं तो क्या हम सही से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? आपको मेजरमेंट करने नहीं आता है और आपको भेज दिया कि जाइए खेत में देखिए तो हवा कितना तेज बह रहा है, अब मापने का कोई जरिए ना है। अब खेत में जाइएगा, आपको भेज दिया कि जाओ खेत में देखो कि हवा किस रफ्तार से बह रहा है। सपोज कीजिए आपके पास मेजरमेंट करने का कुछ भी नहीं है और आप मेजरमेंट जानते ही नहीं है, तो खेत में जाकर क्या पता कर लीजिएगा हवा किस तरह बह रहा है? पता चलेगा आपको कुछ? वही मापने का साधन रहेगा, पता चल जाएगा कि सोनू के खेत में बहुत तेज हवा बह रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और हमारे खेत जो कुछ दूरी पर है उसमें कम था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक आप मेजरमेंट नहीं करना जानते हैं तो आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि बिना मेजरमेंट का ना तो ऑब्जर्वेशन होगा ना ही प्रैक्टिकल होगा। अगर ये दोनों नहीं होगा तो क्या निकलता कि निष्कर्ष निकलेगा, और निकलेगा तो वो गलत निकलेगा जी। इसीलिए हम विज्ञान पढ़े, साइंस पढ़े, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स पढ़े, तो पढ़ना किस प्रकार है वो जान ही गए हैं। लेकिन इस प्रकार से पढ़ने के लिए जरूरी है क्या जानना? मेजरमेंट, मापन। मापन के बिना ना तो ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हैं और ना ही लैब में प्रैक्टिकल किए जा सकते।
अर्थात मापन के बिना ना तो साइंस को पढ़ा जा सकता है और न ही फिजिक्स को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए मेजरमेंट को बैकबोन ऑफ साइंस या बैकबोन ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। मेजरमेंट को विज्ञान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस तरह मानव बिना रीढ़ के हड्डी का ना चल सकता, ना दौड़ सकता, ना खड़ा हो सकता है, ठीक उसी तरह बिना मेजरमेंट का साइंस पढ़ा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए मेजरमेंट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। मेजरमेंट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। क्लियर? समझ गए? मान लीजिए बल, अब बल को न्यूटन में मापा जाता है, सब जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए। आपके पास न्यूटन है ही नहीं तो क्या लगता है कि बल के बारे में आप बहुत कुछ जान लीजिएगा, जान पाइएगा? यानी मेजरमेंट के बिना क्या साइंस पढ़ा जा सकता है? क्या मेजरमेंट के बिना फिजिक्स पढ़ा जा सकता है? नहीं। मेजरमेंट के बिना आप फिजिक्स में या साइंस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि मेजरमेंट को बैकबोन ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। क्लियर? अब तो हम समझ गए कि मेजरमेंट बहुत जरूरी है, बिना इसको जाने हम साइंस पढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट करेंगे तो किसका करेंगे? मेजरमेंट करेंगे तो किसका करेंगे? किसका मेजरमेंट करेंगे? किसका मापन करेंगे? तो मापन हम करते हैं दोस्तों किसका? तो फिजिकल क्वांटिटी का। किसका करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी वही है जिसका आप क्या कर सकते हैं? जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब वो क्या है? भौतिक राशि। क्या ऊष्मा का आप मापन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जूल में। इसका मतलब ऊष्मा क्या है? आप बल का मापन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, न्यूटन में। तो बल क्या है? भौतिक राशि। भोजन के स्वाद का आप मापन कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब ये भौतिक राशि। क्लियर? बात समझ गए ना? तो फिजिक्स या साइंस पढ़ने के लिए मापन बहुत जरूरी है। और मापन करेंगे किसको? तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि एक ऐसी राशि है जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मापन किया जा सके। भौतिक राशि एक ऐसी राशि है जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या किया जा सके? निश्चित रूप से जिसका आप मापन नहीं कर रहे हैं वो भौतिक राशि। क्लियर? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए कि कुछ फिजिक्स के विद्वान, कुछ फिजिक्स के राइटर भौतिक राशि को एक दूसरे तरह से भी परिभाषित करते। वो दूसरा भी परिभाषा समझ लीजिए, नोट में भी दिया हुआ है। भौतिकी के नियमों को दूसरा परिभाषा ये है दोस्तों, भौतिकी मतलब फिजिक्स, नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स जब पढ़िएगा तो उसमें ढेर सारे नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, कूलम का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, नियम ही नियम, हर चैप्टर में अलग अलग नियम। तो फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं उसमें ढेर सारे नियम है और उन नियमों को व्यक्त करने के लिए आपको ढेर सारे क्या चाहिए? टर्म। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को विस्तार से बताने के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है, द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। बल और द्रव्यमान को जाने बिना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझ नहीं सकते। तापमान और ऊष्मा को जाने बिना हम ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत को नहीं पढ़ सकते। ऊष्मा संरक्षण के नियम को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमें जरूरी है कि हम तापमान को जाने, हम टेम्परेचर और हीट को जाने। टेम्परेचर और हीट क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम विस्तार पूर्वक जाने, इसके लिए द्रव्यमान और बलों को जानना बहुत जरूरी है। द्रव्यमान और बल भी क्या है?
तो भौतिक राशि को आप दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला परिभाषा कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और दूसरा सबसे आसान परिभाषा कि जिसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप माप सके, मेजरमेंट जिसका आप कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो क्या है? जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए हैं ना? समझते जा रहे हैं ना? बिल्कुल हर चीज समझ में आएगा, घर पर सिर्फ क्वेश्चन याद करना है, ठीक है ना? हाँ, तो हम ये समझे कि प्राकृतिक घटनाएं को पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिर हम जाने कि वो घटनाओं के बारे में हम ठीक से तब पढ़ पाएंगे जब हमको मेजरमेंट करना आएगा। जब हम समझ गए कि हमको मेजरमेंट करना है तब देखें कि मेजरमेंट किसका करेंगे, तो भौतिक, जिसका मेजरमेंट हो सके वो भौतिक राशि। यह दूसरा परिभाषा याद हो गया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए कि आप समझ गए हैं कि भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। समझ गए ना? जिसको माप सके या फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन टर्म की आवश्यकता उसे। अब देखिए, भौतिक राशि भी दो प्रकार की होती है, एक प्रकार के नहीं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है आपका फंडामेंटल, यानी कि मूल या आधारी भौतिक राशि, और दूसरा क्या है? ड्राइव्ड, यानी क्या? व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि जिसका आप मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। भौतिक राशि कितने प्रकार के? फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल और, अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो ऐसी भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर, उसे क्या कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र है उसे हम मूल या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशि या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको प्राप्त करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी मूल या आधारी भौतिक राशि वो भौतिक राशियां हैं जो किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है अपने आप में। जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम मूल भौतिक राशि के सहायता से प्राप्त करते हैं। अब आप कहिएगा कि कौन है मूल और कौन है व्युत्पन्न, तो आप जान लीजिए 7 भौतिक राशि ही क्या है, बाकी सब क्या है? 7 भौतिक राशि ही मूल है, बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? अब 7 में कौन कौन है? सबसे पहले है आपका क्या? मास, द्रव्यमान जिसको कहते हैं। दूसरा है आपको क्या? टाइम। तीसरा है आपका क्या? लेंथ। चौथा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा। उसके बाद आपका है लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता। छठा है आपका टेम्परेचर, तापमान। और 7वां है आपका पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो मूल भौतिक राशि केवल कितने हैं? 7। 7 मूल भौतिक राशि हैं। 7 ड्राइव्ड भौतिक राशि हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो मूल भौतिक राशि केवल कितने हैं?
द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, तापमान और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की यही क्या है? मूल भौतिक राशि। इसके बाद जितने भी है सब क्या है? तो भौतिक राशि कितने प्रकार के? भौतिक राशि कितने प्रकार के? मूल भौतिक राशि और मूल भौतिक राशि और ऐसी भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं, अपने आप में स्वतंत्र है, उसे क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि की संख्या मात्र कितना? 7 के अलावे जितने भी भौतिक राशि है सब क्या है? जैसे बल क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है, ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है? मूल है। तापमान क्या है? क्लियर? 7 को याद रखिए, जो याद नहीं है वही क्या हो जाएगा? अब आपको कोई दिक्कत होगा कि कौन मूल भौतिक राशि, कौन व्युत्पन्न भौतिक राशि? तो मूल भौतिक राशि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर निर्भर, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशि पर निर्भर होते। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल भी एक भौतिक राशि है, क्योंकि इसको भी मापा जा सकता है, इसीलिए भौतिक राशि। लेकिन क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना लंबाई, भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है। तो क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए क्या हमें मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ेगी? तो इसका मतलब ये क्या है? व्युत्पन्न। क्लियर हो गया? भौतिक राशि कितने प्रकार के? भौतिक राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। क्लियर? भौतिक राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, आप तो ये समझ गए कि मापन बहुत जरूरी है, बिना मापन का विज्ञान या फिजिक्स को पढ़ा ही नहीं जा सकता है। बिना मापन का विज्ञान या फिजिक्स को पढ़ा ही नहीं जा सकता है। उसके बाद हम समझे कि मापन अगर हम करेंगे तो किसका करेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का। उसके बाद समझे भौतिक राशि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो मेजरमेंट यानी कि मापन हम किसका करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का। लेकिन अब सवाल है कि भौतिक राशि को अगर मापेंगे तो कैसे मापेंगे? मेजरमेंट कैसे होगा? मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ये तो समझ गए कि मापन होगा भौतिक राशि का। लेकिन अगर हम किसी भौतिक राशि का मापन करें, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करें, तो हम कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट करने के लिए आपको चाहिए पहले क्या? यूनिट। और दूसरा आपको क्या चाहिए? यानी क्या? मेजरमेंट करने के लिए आपको कितने चीजों की आवश्यकता होगी? 2। एक क्या और दूसरा? और दोनों चीज अनिवार्य है। किसी एक के अभाव में मेजरमेंट संभव नहीं है, किसी एक के अभाव में मेजरमेंट संभव नहीं है। उदाहरण के लिए लंबाई को मापना है तो इसके लिए एक मात्रक चाहिए, और वो क्या है? और दूसरा आपको क्या चाहिए? संख्या चाहिए। इन दोनों के साथ क्या आप किसी वस्तु के लंबाई को माप सकते हैं? आपको लंबाई मापने के लिए मीटर दे दिया गया कि लो मीटर मापो, और नंबर नहीं मिला आपको, तो आप माप लीजिएगा?
क्या कहिएगा कि लंबाई जो है मीटर 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 है, ऐसा बोलिएगा ना अगर नंबर नहीं रहेगा तो इसीलिए नंबर चाहिए ही चाहिए। लंबाई कितना है? 5 मीटर है, 6 मीटर है। तो किसी भी भौतिक राशि का अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? किन किन चीजों की आवश्यकता है? यूनिट और क्या इन दोनों में किसी एक के अभाव में मेजरमेंट करना संभव है? नहीं। आपको केवल नंबर दे देंगे तो भी मेजरमेंट नहीं कर पाइएगा, केवल मात्रक दे देंगे तो भी आप मेजरमेंट नहीं कर पाइएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता है और इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। अब इनकी आवश्यकता, ये बात आप जान गए। इसमें नंबर को तो आप जानते ही होंगे, जानते हैं जी? नहीं जानते तो 1 2 3 4 इक्वल टू नंबर समझना किसको है? तो आइए अब समझते हैं कि मेजरमेंट करने के लिए जो हमें 2 चीजों की आवश्यकता, उसमें एक नंबर है जिसको हम जान रहे हैं कि नंबर क्या होता है। अब हमको समझना क्या है? यूनिट क्या होता है, हमें समझना है क्या है यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। मात्रक किसे कहते हैं? अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि क्या है वो तो समझ गए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बिल्कुल ध्यान जागरूक रखिए दोस्तों, जागरूक, क्योंकि ज्यादा मौका आपके पास ये नहीं कि एक बार पढ़ेंगे, एक बार ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरकर याद करेंगे, पता चला कि पूरा मार्केट याद करके घूम रहा है। तो क्लास में समझ जाना है, हर बात क्लास में याद हो जाना है, घर पर केवल रिवीजन करना ही बाकी है, तब जाकर नौकरी आपका फाइनल होगा। हाँ, बात सही देखिए, हंसिए नहीं, सही हम भुगते हुए है ना जी, भुगते हुए। हम भी बहुत कोशिश किया, हम भी ऐसा नहीं कि पढ़ते कम थे, पढ़ते थे, लेकिन वही तक कंटिन्यूटी नहीं था, मतलब कंटिन्यूसी नहीं था पढ़ाई में। 10 दिन पढ़े फिर चल गए गांव, 2 घंटा पढ़े फिर चल गए चाय पीने। ठीक है, आपको ये लगता है कि किसी को नौकरी नहीं हुआ तो वो टैलेंटेड नहीं है। ढेर सारे टैलेंटेड जो है मार्केट में पान खा के घूम रहा है, उसको बैठने का हुनर ही पता नहीं है। जिसको बैठने का हुनर नहीं पता है वो पढ़ पाएगा। पढ़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि आप बैठने का हुनर विकसित कीजिए। बहुत में क्या है, 2 घंटा नहीं बैठ पाएगा, और 2 घंटा बैठ हो जाएगा तो उसमें आधा घंटा लेटर रहेगा, आधा घंटा ऐसे रहेगा, टांग उठा कर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। टेबल कुर्सी जो है वो खरीद कर बैठने सीखिए, और बैठने का हुनर आपको मालूम हो गया तो पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात, क्योंकि जनरल कंपटीशन में पढ़ने से ज्यादा रटने की जरूरत है, खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालने के लिए पढ़ने की भी जरूरत है। बीपीएससी या पीसीएस या आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए पढ़ने से ज्यादा रटना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, वो तो हम कर ही रहे हैं। यूनिट, मात्रक क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पूरे वैश्विक समुदाय ने मिलकर आपसी सहमति से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, और उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते। उदाहरण के लिए लंबाई यानी लेंथ को मेजरमेंट करना है तो पूरे वैज्ञानिक समुदाय बैठे और सब आपसी सहमति बनाए, लंबाई है तो इसको मीटर में मापना। आपसी सहमति बन गई, सब बोल दिया, भारत भी बोल दिया कि लंबाई मीटर, ठीक ना? यस। पाकिस्तान यस, ब्रिटेन यस, सब मापेगा मीटर। ये आपसी सहमति बनी हुई है। ये नहीं फ्रांस वाला कहेगा ना मीटर में नहीं मापेंगे, हम जो है अलग चीज से मापेंगे, तब वो दिक्कत है।
तो मात्रक क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने आपसी सहमति के साथ एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, और वैश्विक समुदाय ने किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए आपसी सहमति से जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है वही स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। लंबाई को मापना है तो मीटर में मापना, मीटर में ही क्यों मापना है? तो वैश्विक समुदाय ने एकत्र होकर इस बात की सहमति दी है कि हाँ चलिए भाई मीटर में ही मापेंगे, मीटर में ही मापेंगे। तो मात्रक क्या है? स्टैंडर्ड, जो भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने आपसी सहमति के साथ फिक्स किया है। और मीटर को न सिर्फ यह तय किया बल्कि मीटर को परिभाषित किया कि मीटर कितना बड़ा होगा, सब कुछ तय है। तो जो तय है वही क्या बन गया? मात्रक बन गया। क्लियर हो गया? जैसे द्रव्यमान को किस में मापना है तो इसके लिए क्या है? किलोग्राम। आपसी सहमति है तो किलोग्राम द्रव्यमान का क्या हो गया? मीटर लंबाई का क्या हो गया? उसी टेम्परेचर को मापना है तो टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन है, डिग्री सेल्सियस भी है। क्लियर हो गया? मात्रक क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने आपसी सहमति के साथ एक स्टैंडर्ड बनाया है, और उसी स्टैंडर्ड को हम उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? उसी स्टैंडर्ड को हम उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते। लेकिन विश्व तो बड़ा है ना जी, बहुत बड़ा है, 200 से भी ज्यादा देश है कि ना है। तो निश्चित तौर पर हमने मापने का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है जो क्या कहलाता है? मात्रक। लेकिन अगर आप वैश्विक देशों की ओर रुख कीजिएगा तो मेजरमेंट में एक रूपता नहीं है। मेजरमेंट में एक, यानी कि एक ही तरह का मात्रक हर जगह चल रहा है ऐसा नहीं है। मात्रकों की कई पद्धतियां भिन्न भिन्न देशों में क्या है? प्रचलित। अब आप कहिएगा कि तुरंत कह रहे थे कि आपसी सहमति से सब कुछ हो गया है, तो फिर यह भिन्न भिन्न क्यों हो रहा है? तो आपसी सहमति से आज आधुनिक काल में हुआ है, लेकिन बहुत पहले पूरे विश्व में मात्रकों की एक सारी पद्धतियां चलती नहीं थी। मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां चलती थी, और पूरे विश्व में मात्रकों की 3 पद्धतियां आज भी बहुत ज्यादा क्या है? पॉपुलर है। तो आइए भिन्न भिन्न विश्व के भिन्न भिन्न देशों में जो मात्रकों की 3 पद्धतियां बहुत ज्यादा प्रचलित है, उन पद्धतियों पर हम एक बार विचार कर लेते। आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो भी देखिए, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या समझे कि मापने का तौर तरीका पूरे विश्व में एक समान नहीं है। हालांकि आजकल समान हो चुका है, लेकिन शुरुआत से ऐसा भिन्न भिन्न देशों में मात्रकों की अलग पद्धतियां चल रही थी, जिसमें 3 प्रमुख हैं और उसकी हम चर्चा करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, सबसे पुराना यूनिट है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, चूंकि यह इंग्लैंड में काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इस सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, FPS सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम। अब FPS सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तो यहां F का मतलब है क्या? फुट। P का मतलब क्या है? पाउंड। और S का मतलब क्या है? सेकेंड। तो मात्रकों की ऐसी पद्धतियां, मात्रकों की ऐसी पद्धतियां जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रकों की ऐसी पद्धतियां, मात्रकों की ऐसी पद्धतियां जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? FPS सिस्टम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? FPS सिस्टम कहते हैं।
और यह ब्रिटेन में अत्यधिक प्रचलित होने के कारण इसे और किस नाम से जाना जाता है? और हमारे यहां यह चलता, हमारे यहां फुट पाउंड नहीं चलता। हम लोग लंबाई को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहिएगा कि हमारे आप में और इसमें रिलेशन बना दीजिए, तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर 1 फुट की बात करिएगा तो ये होता है 0.30 मीटर। अगर पाउंड की बात करिएगा तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.45 केजी, लगभग आधा किलो। पूछा हुआ प्रश्न इसीलिए बता दिए, ये पूछा हुआ कि 1 फुट बराबर कितना मीटर होता है और 1 पाउंड बराबर कितना केजी होता है। तो पाउंड और फुट का हमारे देश के मापन से क्या रिलेशन है, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। तो एफपीएस सिस्टम में तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हो गया होगा, हैं? एफपीएस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? ब्रिटिश सिस्टम। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। तो ये पहला सिस्टम है, ठीक है। दूसरा है सीजीएस सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। सीजीएस में सी का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या हुआ? ग्राम। एस का मतलब क्या हुआ? सेकेंड। एस का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को किस में मापा जाता हो? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता हो? ग्राम में। और समय को किस में मापा जाता हो? तो उसे हम क्या कहेंगे? सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम। क्लियर? ये कीट मक्खी काहे उड़ रहा है जी इतना? क्लियर हो गया? और इस सिस्टम से तो आप जरूर परिचित होंगे, हैं? इस सिस्टम से आप जरूर परिचित होंगे। ये हमारे देश में भी चलता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है। व्यापक तौर पर इसको मापा नहीं जा सकता। व्यापक तौर पर इसको मापा नहीं जा सकता, मतलब बहुत बड़े क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में क्या इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये मात्रक छोटे छोटे अमाउंट को मापने के लिए कारगर होते हैं, और ये हमारे देश में भी आज भी प्रचलन में है। आज भी हम लंबाई को मीटर के बाद किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड। और हमारे देश में तो अलग टेक्नोलॉजी चल रहा है। मार्केट में जाइएगा किलोग्राम में, बहाली होगा तो लंबाई मापेगा फीट में, मीटर में नहीं मापेंगे, फीट में मापेंगे, है कि नहीं है? अब देखिए जितने भी बाली निकलता है उसमें कहेगा हाइट इतना फीट होगा, मीटर का उल्लेख नहीं दिया जाता है वहां पर, फीट में मापना। यानी कि फीट या फुट बात इक्वल टू है, उसका भी उपयोग होता है। खासकर जितना भी बहाली निकलेगा उसमें हाइट मीटर में नहीं फुटे में देगा ज्यादातर। मीटर में भी दिया जाता है ब्रैकेट में, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता किसको मिलती है? आप भी लंबाई को, अपना लंबाई को मापे होंगे तो शायद 90% फीट में ही मापे होंगे, है कि नहीं है? तो सीजीएस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बस याद रखने वाली बात यह है कि इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। तीसरा सिस्टम जो प्रचलित है वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। एम का मतलब किया, के का मतलब किया किलो, और एस का मतलब क्या? सेकेंड। यानी एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें लंबाई को किसमें मापा जाए? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें मापा जाए? किलोग्राम में। समय को किसमें मापा जाए? सेकेंड में। उसे हम क्या कहेंगे? एमके सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे विश्व में मात्रकों की एक समान पद्धतियां प्रचलित नहीं थी। पूरे विश्व में मात्रकों की अनेक पद्धतियां प्रचलित थी और आज भी है, जिसमें 3 प्रमुख है, इसलिए हम उसका उल्लेख आपके सामने किए। ब्रिटिश सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम और
MKS सिस्टम, ब्रिटिश या IPS सिस्टम, मीट्रिक या CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। अब ध्यान दीजिए कि मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित थी, मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित थी। इससे काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया जाने लगा। मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित होने के कारण कई सारे कठिनाइयों का क्या होने लगा, सामना होने लगा। कई सारे कठिनाइयों क्या होने लगा। अब कहिए कौन सी कठिनाई का? कठिनाई इंटरनेशनल बिजनेस में। जैसे भारत में मापते हैं मीटर में, भारत से मीटर में माप के भेज दिया, वहां इंग्लैंड अलगे खिला कर रहा, फीट में माप रहा है। जो भारत से गया उसको पता नहीं चला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना फीट हो रहा है, मीटर में मापते तुम फीट में माप रहा है, व्हाट इज प्रॉब्लम। यानी कि अलग अलग पद्धतियां होने के कारण शुरुआत में इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। और सिर्फ बिजनेस में ही दिक्कत नहीं हुई, कई और कार्यों में दिक्कत हो रही थी। उदाहरण के लिए अमेरिका में किसी साइंटिफिक कार्य पर रिसर्च हुआ, वह मेजरमेंट की अलग पद्धतियां थी। भारत का लोग वहां गए रिसर्च को समझने के लिए, वो अलग मापन की पद्धतियों से परिचित थे, वहां पर गए, अमेरिका वाला समझा दिया, उसके बाद जो समझ भी नहीं किया, काहे मेजरमेंट का तरीके अलग था। तो मापन की अलग अलग पद्धतियों कई सारे दिक्कतों को क्या कर दिया, जन्म दे दिया। सबसे बड़ी दिक्कत इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न हुआ। एक देश के रिसर्च पेपर को दूसरे देश में उसी अनुरूप समझने में दिक्कत हो गया, दिक्कत ही दिक्कत हो गया। देश तो छोड़िए, एक शहर से दूसरे शहर में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा, मापने में दिक्कत हो जाएगा। आज भी हमारे गांव में जो है दूध को लीटर नहीं शेर में मापा जाता, 5 शेर दूध हुआ, ठीक है, 8 शेर दूध हुआ। शहर आइएगा 8 लीटर दूध हुआ, दिमाग इधर उधर। गांव में तो शेर में मापा जाता था, लीटर हो रहा है जी। तो समस्या है कि नहीं है? तो आप इसको एक नॉर्मल समस्या कि आप भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा तो मापन में थोड़ा भी डिफरेंस आ रही थी, आ जाती है। लेकिन अलग अलग पद्धतियां विश्व में प्रचलित होने के कारण अंदाजा लगाइए कि क्या दिक्कत होती होगी। उसके बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने तय किया गया ऐसे कम नहीं चलेगा, मीटिंग बुलाया जाए, पूरे देश के वैज्ञानिकों का मीटिंग बुलाया गया। यानी अलग अलग मापने की पद्धतियों के कारण जब कई सारे दिक्कतों का सामना होने लगा, तब फ्रांस के एक खास स्थान था जिसका नाम था सेवरे। फ्रांस के सेवरे नामक स्थान पर बुलाया गया क्या, मापतौल महासम्मेलन। क्या बुलाया गया, मापतौल महासम्मेलन। क्यों मापतौल महासम्मेलन बुलाया गया? क्योंकि मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां विश्व में प्रचलित होने के कारण कई सारे दिक्कतों का सामना होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मापने के कारण प्रभावित होने लगे। एक देश के रिसर्च पेपर को दूसरे देश में आसानी से समझने में दिक्कत होने लगे। इन तमाम चीजों के समाधान के लिए फ्रांस के सेवरे नामक स्थान पर पूरे विश्व का बुलाया गया मापतौल महासम्मेलन। कई दौर का मापतौल महासम्मेलन हुआ और अंतिम में 1970 में 14वीं मापतौल महासम्मेलन, यानी 14वां था, उससे पहले 13 हो चुका था। सबसे मुख्य था कब, 1970, जिसमें मापतौल महासम्मेलन की कैमी बैठक थी, वो 14वीं बैठक थी, जो कहां पर हो रहा था,
और इसलिए हो रहा था ताकि मापने की जो अलग अलग पद्धतियां हैं उससे जो दिक्कत हो रहा है उसका समाधान किया जाए और मात्रकों की पद्धतियों में एक रूपता लाया जाए। 14वीं मापतोल महासम्मेलन मतलब पहली से लेकर 14वीं तक में सब विश्व राजी हो गया। राजी इस बात पर हुआ कि हमको जिसमें मापना है मापेंगे, लेकिन मापने का एक ऐसी पद्धति हम विकसित करेंगे जो पूरे विश्व में क्या होगा, समान होगा। इस मापतोल महासम्मेलन में वैश्विक समुदाय के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि हम मापने के लिए जिसका भी उपयोग करते हैं उसका करते रहेंगे, लेकिन मापने के एक ऐसे तरीके को विकसित करेंगे, एक ऐसे तरीके को विकसित करेंगे जो पूरे विश्व में क्या होगा। और इस मापतोल महासम्मेलन में मापने की एक अलग सिस्टम विकसित हुई जिसको आज हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ऐसे लगा दीजिए यूनिट्स। इसको शॉर्ट में क्या कहा गया, जो कब विकसित हुआ और अगला साल 1971 में यह क्या हो गया, लागू हो गया। क्या हो गया, तो 14वीं मापतोल महासम्मेलन फ्रांस के सेवरे नामक स्थान पर जो संपन्न हुआ उसमें यह निर्णय हुआ वैश्विक समुदाय के बीच कि आपको जिसमें मापना है मापिए, कोई दिक्कत नहीं है, मापिए, शहर में मापिए, कुछ में मापिए, गिलास में मापिए, मापिए। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हम बना रहे हैं जो पूरे विश्व में क्या होगा, और वो सिस्टम होगा इंटरनेशनल, और उसका नाम होगा एसआई सिस्टम। क्लियर हो गया। तो आज पूरे विश्व में मापने की अलग अलग पद्धतियां जरूर चल रही है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम भी चल रही है जो पूरे विश्व में क्या है, एक समान एसआई सिस्टम को पूरे विश्व के देशों ने अपनी यह मान्यता प्रदान किया है। आज इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो जरूर है कि फुट में लंबाई को मापा जाता है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, एसआई में मीटर भी लिख दिया जाता है ताकि पूरे विश्व में किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। एसआई सिस्टम, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर, कोई दिक्कत? आइए थोड़ा सा हम समझ में आ रहा है ना हर बात। ये तो चैप्टर में ज्यादा दाम नहीं है, फिर भी आप जानते हैं किसी भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो हमारे लिए मत, क्योंकि जब भी कभी रिजल्ट निकलते हैं ना उसमें 10,000 बच्चा ऐसा होता है जिसको एक नंबर नहीं था, नहीं हुआ रिजल्ट। ऐसे कई स्टूडेंट हमसे मिले कि सर एक नंबर से नौकरी नहीं हुआ। कहले बाबू तुम अकेला नहीं है, 10,000 और है एक नंबर से। तो एक नंबर का कितना महत्व है वो अभी पता नहीं चलता है, कि जिस समय एक नंबर का रिजल्ट गिरता है ना तब पता चलता है एक नंबर का क्या महत्व है। अब बहुत तो हमारे पास आता है कि सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए तो पढ़ लेंगे। बाबू उतना पता रहता तो हम ही नौकरी में रहते है कि ना है। इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिलेबस का हर अध्याय इम्पोर्टेंट है। कम या अधिक पढ़ने से नौकरी नहीं होगा, जो सिलेबस है उसको पढ़ने से आपका नौकरी कन्फर्म होगा, और पूरा सिलेबस हम ही पढ़ाते ऐसा ही। अल्लाह ने करिए। ऐसा ही सिस्टम, अब देखिए ऐसा ही सिस्टम में ही आपको पहली बात बताए थे कि फंडामेंटल मूल मात्रक मूल भौतिक राशि कितने हैं, मूल भौतिक राशि कितने हैं, तो 7 मूल भौतिक राशि होंगे। ये 1970 में तय हुआ था।
मूल भौतिक राशि की संख्या 7 ही होगी, यह तय कब हुआ था? 1970 से पहले 6 ही मूल मात्रक थे। 1970 में इसकी संख्या कितनी की गई? मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक, और इसके मात्रक को क्या कहा जाएगा? मूल मात्रक। मूल भौतिक राशि को मापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे उसको क्या कहेंगे? मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल होगा वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितना? 7। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। दूसरा, द्रव्यमान का मात्रक केजी। संकेत लिख रहे हैं, कोई समझने में दिक्कत नहीं। तीसरा है आपका समय, समय यानी कि सेकेंड। चौथा तापमान, तापमान का केल्विन बढ़ा के, केजी का के छोटा होता है, केजी का के, केल्विन का के बड़ा होता है। उसके बाद विद्युत, विद्युत इसके मात्रक को एम्पियर, एम्पियर को ए में, और ये ऐसा यूनिट का सिस्टमेटिक इंडिकेशन है, ठीक है ना। मतलब एसआई सिस्टम में ही यह तय कर दिया गया है कि मीटर के लिए शॉर्ट फ्रॉम स्मॉल एम करना है, दूसरा हम नहीं कर सकते। यह मापतोल महासम्मेलन में ही तय हुआ है कि इसी का हमें सूक्ष्म रूप से इस्तेमाल करना है। अगर आप केजी को ऐसे लिख दीजिएगा तो ये एसआई सिस्टम का अवहेलना हो जाएगा। हमें के को क्या रखना पड़ेगा? छोटा रखना पड़ेगा। के को क्या रखना पड़ेगा? छोटा रखना पड़ेगा। तो विद्युत धारा एम्पियर। छठा क्या है? ज्योति, लुमिनियस इंटेंसिटी यानी क्या? कैंडला, सीडी। और सातवां क्या है? पदार्थ की मात्रा। इसके लिए तो यह है आपका मूल भौतिक राशि जिसकी संख्या कितना कितना, और ये उसका मूल मात्रक, ये उसका मूल मात्रक। और ये तय हुआ 1970 के 14वीं मापतोल महासम्मेलन में कि मूल भौतिक राशि कितना होगा? 7 होगा, और उसका मात्रक यही होगा। लेकिन 1970 के 14वीं मापतोल महासम्मेलन में मूल भौतिक राशि के साथ साथ दो संपूरक को अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री, 2 संपूरक भौतिक राशि भी बनाए गए। लेकिन इसका इस्तेमाल फिजिक्स में नहीं, डायरेक्ट मैथ में होता है। एक ठोस कोण और दूसरा समतल कोण। ठोस कोण और समतल कोण मापने के लिए, ठोस कोण को मापने के लिए एस्टेरेडियन। तो 14वीं मापतोल महासम्मेलन जो 1970 में फ्रांस के सेवे नामक स्थान पर हुआ, जिसमें एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम का उद्भव हुआ, उसमें मूल मात्रक के साथ साथ 2 संपूरक मात्रक या 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और उसके मात्रक को भी तय कर दिया गया। हालांकि इसका उपयोग मैथमेटिक्स में होता है, फिजिक्स में बहुत कम ही होता है। ज्यादातर आप जानते हैं कौन का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में होता है। और ये जो 7वीं भौतिक राशि, इसका भी मात्रक केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में नहीं होता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां पर? समझ गए ना सारी बात को? अब एसआई सिस्टम में 1970 में जो एसआई सिस्टम बना, उसको लागू 1971 में किया गया। सारे विश्व के देशों ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि हम मानेंगे, हम मानेंगे। सामने कहा सब मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत देश तो कहा कि सर जाते हैं आज ही सब कुछ बंद करवा के ऐसा ही चालू करवाएंगे। अभी कभी कई देश ऐसे सहमति व्यक्त किए, हो गया।
लेकिन जब सब माप तोल महासम्मेलन से देश लौटने लगे, देखा कि टेंशन ही टेंशन है, सही मात्रक में। वो तो तय कर लिया कि लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। और जब कागज की मोटाई मापने लगा, मीटर लेके मापी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा यूनिट 1970 में तय हुआ, 1971 में लागू हुआ, सब देश अपना यहां लागू कर दिया। सबका एकदम चलेगा तो ऐसा ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, जो भी चला बंद होकर ऐसा ही चलेगा, सब मानेगा। लेकिन तुरंत ही कुछ ही समय के बाद ऐसा ही सिस्टम में डिफॉल्ट होने लगे। सब तय कर लिया लंबाई को मापना है तो मीटर में ही मापेंगे और कुछ में नहीं मापेंगे। देखा कि कागज का मोटाई तो मीटर में मापा ही नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे। एक देश तो फोन किया कि कागज का मोटाई तो मीटर से मापा ही नहीं जा रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दूसरा देश कह रहा कि अरे हम तो पृथ्वी से सूर्य के बीच दूरी माप रहे हैं, मीटर में इतना बड़ा अंक आ गया है कि याद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही सिस्टम तो बन तो गए, लेकिन थोड़ी ही दिनों में उसमें कई इस तरह की अनियमितताएं उत्पन्न हो गई। ऐसा ही सिस्टम में क्या, अगर छोटी से छोटे चीजों को और बड़े से बड़े चीजों को मापना उसमें संभव नहीं था। सब फ्रांस में फोन कर रहा है कि क्या कर दिए हैं, पहले ठीक था। ये ऐसा ही सिस्टम तो बना दिए, मान भी लिए, लेकिन ये छोटा से छोटा चीज तो मापा ही नहीं जा रहा है। एक देश करे कि छोटा तुम्हें हम तो बड़ा माप रहे हैं, उसमें तो इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है कि यादें हो रहा है। तब फिर तय किया, अच्छा फिर से मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मीटिंग बुलाया गया, ठीक है। इस बार मीटिंग का मुद्दा था कि कैसे एसआई यूनिट में छोटे से छोटे मापों को और बड़े से बड़े मापों को मापा जा सके। समझे कि ना। एसआई यूनिट में कुछ ही समय के बाद क्या अनियमितताएं निकल कर आ गई सामने, उस बात को आप समझे कि नहीं। एसआई यूनिट पूरे विश्व में मान तो हो गए, लेकिन उससे छोटे से छोटे माप और बड़े से बड़े मापों को मापना संभव है। तो इसके लिए एक बार फिर से बुलाया गया, कहा कि आइए ना फिर से देखते हैं कैसे। हाँ, फ्रांस में ही फिर से सेवरे नामक स्थान पर बैठक हुआ। तब कहा कि अच्छा बड़े से बड़े मापने के लिए रुकिए, 10 का पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े से बड़े माप और छोटे से बड़े माप और छोटे से छोटे मापों के लिए एसआई यूनिट्स के अंतर्गत या एसआई सिस्टम के अंतर्गत तय किया गया एसआई प्रीफिक्स। क्या तय कर गया? और एसआई प्रीफिक्स किस रूप में तय किया गया? 10 के घात के रूप में, 10 के घात के रूप में, 10 के घात के रूप में, ठीक है ना। एसआई सिस्टम में जब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मापों को मापना संभव नहीं रह गया, तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मापों को संभव बनाने के लिए एक बार फिर से मापतोल महासम्मेलन में तय किया गया एसआई प्रीफिक्स। और वो किस रूप में थे? 10 के घात में। इसमें 10 के घात को नाम दे दिया गया, ठीक है। 10 के घात को क्या कर दिया गया? नाम दे दिया गया। जैसे 10 के पावर -3, इसको क्या बोलते हैं? मिली। 6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। 9 को क्या बोलते हैं? नैनो। 12 को क्या बोलते हैं? पिको। 15 को क्या बोलते हैं? फेमटो। और 18 को क्या बोलते हैं? एटो। ये बना दिए गए। कहा कि अच्छा छोटा से छोटा मापना है ना, तो यूनिट के आगे ये निकालिए। कागज का मोटाई नहीं मापा जा रहा है ना है, तो कहा किस में माप रहे? मीटर में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लगाइए आगे में नैनो, मापिए अब इससे नैनोमीटर। तो कागज का मोटाई नैनोमीटर में आपको आराम से मापा जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर, यानी कि यह प्रीफिक्स जिसके आगे लगाइएगा वही उतना हो जाएगा।
जैसे मीटर के आगे नैनो लगा दिए तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। यह आपसे पूछ देगा एक नैनो किलोग्राम बराबर कितना किलोग्राम, तो 10 के पावर 9 किलोग्राम। तो छोटे से छोटे मापों को मापने के लिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो जैसे प्रीफिक्स तैयार किए गए, जिसको मात्रक के आगे में लगाकर छोटे से छोटे मापों को मापना संभव बनाया गया। अब जैसे मिली को लगा दिए, मीटर के आगे मिली लगा दिए, 1 मिलीमीटर तो 10 का पावर -3 मीटर। मिली को आप एम्पियर के आगे लगा दिए, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। यानी जहां मिली लगा वहां क्या लग जाएगा। जैसे कैंडला में हम ज्योति तीव्रता को मापते हैं तो 1 मिली कैंडला बराबर 10 के पावर -3 कैंडला हो जाएगा। 1 मिली केजी बराबर 10 के पावर -3 केजी। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3। 1 मिली सेकेंड बराबर 10 के पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 के पावर -1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -। तो छोटे से छोटे मापों को मापने के लिए 10 के ऋणात्मक पावर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और यह भी लिख लीजिए, 10 के पावर -1 को डेसी बोलते हैं, 10 के पावर -2 को सेंटी बोलते हैं। क्लियर। तो देख लिए छोटे से छोटे मापों को मापने की प्रक्रिया को किस प्रकार आसान बनाया गया, कोई दिक्कत। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है समझ गए ना। कहीं पर फेम्टो लग गया तो फेम्टो का मतलब ही क्या है, 10 के पावर -। आपसे परीक्षा में पूछ दे कि एक फेम्टो कैंडला बराबर कितना कैंडला, एक फेम्टोमीटर बराबर कितना मीटर, एक फेम्टो केजी बराबर कितना केजी। क्लियर, कोई दिक्कत। और ठीक उसी तरह बड़े से बड़े मापों को मापने के लिए 10 का प्लस घात बनाया गया। देखिए आप, इसको हम क्या बोलते हैं, एसआई, जो किसी भी मात्रक के आगे लगा, किसी भी मात्रक के आगे, और इसका मतलब 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो छोटे से छोटे मापने का, छोटे से छोटे मापों को मापना किस तरह आसान बना देख लिए। ठीक उसी तरह बड़े से बड़े मापों के लिए 10 का प्लस घात बनाएगा। जैसे 10 के पावर 3 का मतलब क्या, किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 18 पेटा, 15 होगा। 10 के पावर 18 को एक्जा। अब आपसे पूछेगा कि 1 गीगा मीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -9 मीटर, और 10 के पावर 9 मीटर। 1 गीगा केजी बराबर कितना केजी, 10 के पावर 9 केजी। 1 गीगा एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, क्या 13, 12 होगा। और टेटा, 13, हाँ टेरा होगा, 13 टेटा एक्सा। क्लियर, हाँ टेरा होगा। तो बड़े से बड़े माप को मापने में कोई दिक्कत। जैसे ही प्रीफिक्स तय हुआ फिर फोन किया गया कि कागज का मोटाई माप रहता है, ये देखिए कैसे मापा जा रहा है। अब पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी को मापना, मीटर में बड़ा नंबर प्राप्त होगा, हम हेक्सामीटर का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या क्लियर हो गया। देखे क्या क्या समस्या कैसे कैसे समाधान हुआ। चलिए, नीतीश कुमार का टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। 2 मिली बराबर कितना होता है। देखिए क्वेश्चन है 2 मिली बराबर कितना होता है। तो मिली तो प्रीफिक्स न है, इसमें मात्रक लगाएंगे तब ना। 2 मिली का मतलब 10 के पावर -3। तो संख्यात्मक रूप से मिली का जो मतलब है 10 के पावर -3 है। कहीं पर मिली है वहां 10 के पावर 3 लगाइए।
क्लियर हो गया? बड़े से बड़े और छोटे से छोटे माप एक बार में मापा चला गया है। अब मापने में कोई दिक्कत है? मापन करना क्यों जरूरी है, इस बात को समझे कि नहीं? भौतिक राशि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये समझे कि नहीं? पूरे विश्व में मात्रकों की जो मुख्य पद्धतियां प्रचलित है, इसको समझे कि नहीं समझे? उसके बाद अलग अलग पद्धतियों से क्या समस्या उत्पन्न हुई, इस बात को समझे कि नहीं समझे? इसका समाधान कैसे हुआ, ये समझे कि नहीं समझे? ऐसा ही यूनिट 1971 में लागू होते ही क्या समस्या उत्पन्न हुई और उसका क्या समाधान निकला, इस बात को समझे कि नहीं समझे? कहीं इसमें कोई दिक्कत है? बहुत बात समझ गए आप। अब हमको नहीं लगता कि मेजरमेंट में आपको कोई दिक्कत होगा दिक्कत नहीं ना? अब दोस्तों मेजरमेंट समाप्त हो गया, डायमेंशन पढ़ना है। मिलिए नेक्स्ट क्लास में, डायमेंशन से मुलाकात करवाएंगे। और कल भी दोस्तों मेरा क्लास होगा। थोड़ा रोशन सर कुछ व्यस्तता के कारण, ये आप ये मत सोचिए कि रोशन सर का क्लास नहीं होगा, वो क्लास लेने के लिए पूरे आतुर थे। तो कल फिजिक्स ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ भी पढ़ना है, खत्म करना है क्या? 5 से 7 में रहेंगे कल। वो उनका 7:30 से 9 बैच ही सिर्फ छठ तक रुकेगा, ठीक है? हाँ, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को रोशन सर 7:30 से 9 के बीच कंटिन्यू करेंगे और इस तरह हम डेली क्लास लेंगे। रोशन सर के जगह पर हम फिजिक्स लेकर आपके पास अवेलेबल रहेंगे। कल आपके क्लास में हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्लियर है दोस्तों? सब कुछ समझ में आ गया ना? क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? बिल्कुल सुमित कुमार दुबे, कंटिन्यू चलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा रुका रहेगा। अरे न्यू बैच जिनको देखिएगा, इतना ऐप पर पढ़ा चुके हैं हम, इतनी बार केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। जिनको मान लीजिए हड़बड़ी है, 2 महीना में केमिस्ट्री या 1.5 महीना में केमिस्ट्री पूरा करना है, तो आराम से वीडियो क्लास ले सकते हैं। क्या इसमें कोई वीडियो क्लास में कोई दिक्कत नहीं? वही बात फिर से पढ़ाते हैं। अब कहीं पर फिजिक्स हम पढ़ाएंगे तो यही बात फिर से पढ़ाएंगे। तो आपको जल्दी सिलेबस समाप्त करना है तो बेस्ट रहेगा वीडियो क्लास ले लीजिए, कर लीजिए। सस्ता भी है, कोई दिक्कत होगा तो पूरा सपोर्ट रहेगा दोस्तों। दीपू कुमार, सिद्धांत कुमार, छोटू कुमार, रिबेल, ऋतुराज कुमार, नीतीश कुमार, निखिल राज, आदित्य कुमार चौधरी, परवीन कुमार, के अविनाश कुमार। कोई बोला रिवाइटल को बोलिए चिकन लेते आने के लिए। कमेंट कर रहा, रिवाइटल किनका नाम है जी? दोस्तों देखिए, एक कंफ्यूजन है कि पहले जो हम शुरुआत किए थे ना, लाइट से शुरुआत किए थे। तो लाइट से शुरुआत किए थे तो रोशन सर मना कर दी कि नहीं गई, 1 नंबर चैप्टर से ही शुरुआत कीजिए। तो अभी 1 नंबर से किए। क्लियर? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। गुड नाइट एवरीबॉडी।